हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है डीपीएसपी। देखिए, डीपीएसपी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं इसमें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके कवर होते हैं पार्ट 4 में अंडर आर्टिकल 36 टू 51। अब इससे पहले हमने कवर किया था पार्ट 3, जिसमें हमने बहुत ज्यादा डिटेल में फंडामेंटल राइट्स को कवर किया था। अब इसमें होता क्या है, देखिए, हमारे प्रीएम्बल के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव करना। अब उस जस्टिस को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है, वो हमें गिवन है कहाँ पे? फंडामेंटल राइट्स में। हमें इनइक्वालिटी नहीं करनी है, हमें आर्बिट्रेशन नहीं करनी है एंड ऑल दैट। एंड ये जो फंडामेंटल राइट है ये आपका पार्ट 3 में कवर होता है, जिसको कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन इस जस्टिस को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें करनी है, वो गिवन है हमें कहाँ पे? डीपीएसपी में, जो कि कवर होता है आपका पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड ऑल दैट। अब कुछ राइट्स ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थे इस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव करने के लिए। वो चीजें इंक्लूड की गई फंडामेंटल राइट्स में। एंड कुछ ऐसे राइट्स जिनको कि टाइम लगेगा एप्लीकेबल होने में टू अचीव दिस जस्टिस, उनको रखा गया डीपीएसपी में। ये चीजें आपको क्लियर है? देन अब प्रीएम्बल के इन 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये 2 पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी रीजन की वजह से ग्रैनविल ऑस्टिन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो होप आपको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेजर डिफरेंस क्या है एंड इनका रोल क्या है हमारे संविधान में, ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स हैं, वो डायरेक्टिव्स हैं जो कि एक स्टेट को या एक गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज और वाइल मेकिंग लॉज। अब इसका रीजन क्या है कि लॉ बनाने के लिए या पॉलिसी बनाने के लिए स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो क्यों करना पड़ता है? तो देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेन मोटो क्या है? टू अचीव सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। साथ ही साथ ये काम करते हैं वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए। अब कोई भी अगर पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आती है जो कि इनएप्रोप्रिएट है स्टेट के लिए, जिसमें कि उन्होंने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है, इनको रिस्पेक्ट नहीं किया है, तो 5 साल के बाद पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक वोट के थ्रू इस गवर्नमेंट का टाइम पीरियड यहीं पे खत्म हो जाएगा एंड पब्लिक अपने वोट के थ्रू नई गवर्नमेंट को लेके आ जाएगी यहाँ पे। इसके लिए उनको यहाँ पे बने रहने के लिए इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। ये चीज आपको समझ आ गई है? चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बोरो कहाँ से किया गया? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बोरो किया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इस आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बोरो किया है कहाँ से? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन डॉक्टर BR अंबेडकर ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जिस भी पार्ट और जिस भी आर्टिकल के लिए कुछ भी अगर ऐसी स्टेटमेंट दी है तो वो आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नोवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इनको नोवल फीचर क्यों कहा गया है वो पता चलता है हमें इसके फीचर्स से। तो चलिए देखते हैं इसके फीचर्स में क्या है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को गाइडलाइंस टू स्टेट बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि एक गवर्नमेंट को और एक स्टेट को कोई भी नई पॉलिसी और लॉ फॉर्मुलेट करने से पहले इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यही लिखा गया यहाँ पे भी, स्टेट शुड कीप इन माइंड
while formulating policies and enacting laws। तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों करना पड़ता है उनको ये सब चीजें। देन इसको इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोला गया है, एंड ये टर्म कहाँ से ली गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो क्यों बोला गया इसको इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस को अचीव किया जा सकता है, एंड गवर्नमेंट को भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है व्हाइल मेकिंग एनी पॉलिसी और इनेक्ट एनी लॉ। देन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपको इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे, जिनसे कि प्रीएम्बल के हाई आइडियल्स लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को अचीव किया जा सकता है। एंड एज ए होल ये डीपीएसपी काम किस पे करते हैं? ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। अब फंडामेंटल राइट्स के केस में हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट अगर किसी पर्सन का वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। बट यहाँ पे क्या है, मान लीजिए डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया गया स्टेट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स करने की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट या किसी अदर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट बोलेगा दे आर नॉन जस्टिसेबल इन कोर्ट्स एंड दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। तो ये चीजें आपको क्लियर है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। दूसरा, कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान में फंडामेंटल किस किस जगह पे यूज किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं दैट फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दो जगह पे फंडामेंटल टर्म जो है वो यूज की गई है, बट ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को भी फंडामेंटल इन गवर्नेंस बताया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। देन नेक्स्ट इज, अब क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं है कोर्ट में, फिर भी किसी भी पर्टिकुलर लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने में ये कोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो कोर्ट्स डीपीएसपी के जरिए किसी भी लॉ या किसी पॉलिसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर सकता है। तो होप आपको फीचर समझ आ गए होंगे डीपीएसपी के। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 36 एंड 37। तो संविधान के किसी भी पार्ट को शुरू करने से पहले कुछ एक या दो आर्टिकल्स उसको डिफाइन करते हैं कि इस पार्ट में होगा क्या क्या। इस पार्ट में रहने वाली चीजों के प्रिंसिपल्स, फीचर्स, एप्लीकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब कुछ मेंशन किया गया होता है पहले एक या दो आर्टिकल में। तो वही चीज यहाँ पे है, जो आर्टिकल 36 है इसमें दिया गया है कि जो फंडामेंटल राइट में मींस पार्ट 3 में आर्टिकल 12 के अंदर हमने स्टेट की डेफिनेशन देखी थी, वही डेफिनेशन एप्लीकेबल है आपकी डीपीएसपी के केस में भी, मींस पार्ट 4 के केस में भी। अब वहां पे हमने क्या देखा था कि पहले तो जो डेफिनेशन यहाँ पे स्टेट की है वो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में एप्लीकेबल होगी। दूसरी चीज हमने देखी थी कि स्टेट में आता क्या क्या है। तो स्टेट में गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आ जाएगी, देन गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर सभी स्टेट्स की, देन लोकल अथॉरिटीज आ जाएंगी, देन अदर अथॉरिटीज आ जाएंगी, एंड ये सारी की सारी होंगी कहाँ पे? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया या फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन हमने देखा था कि लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या आता है। तो अंडर सेक्शन 3 क्लोज 31 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट, लोकल अथॉरिटीज में आपकी विलेज पंचायत आ जाती हैं, म्युनिसिपैलिटीज आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ जाते हैं, या फिर कोई भी सेल्फ गवर्निंग बॉडी इसमें आ जाएगी। आफ्टर दैट हमने देखा था अदर अथॉरिटीज में क्या क्या आता है। तो अदर अथॉरिटीज में ऐसी कोई भी बॉडी जो कि क्रिएट की गई हो किसी लॉ के द्वारा या किसी एक्ट के द्वारा, उसको हम स्टेट कंसिडर कर देते हैं। लाइक यूनिवर्सिटीज, कोर्ट्स जो कि किसी एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं, या फिर कोई भी ऐसी बॉडी जिसके अंदर गवर्नमेंट का शेयर है, उसको भी यहाँ पे स्टेट कंसिडर कर दिया जाता है। अब ये जो शेयर है आपका, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मीन्स कि सरकार ने खुद से पैसे लगाए हैं इस बॉडी के अंदर, एंड इनडायरेक्ट मीन्स कि इनडायरेक्टली सरकार का कुछ कंट्रीब्यूशन है इस बॉडी के अंदर, लाइक टैक्स माफ कर देना किसी बॉडी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं ONGC, LIC एंड कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस। देन हमने देखा था कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या बॉडी
जिसमें कि कुछ डिग्री ऑफ कंट्रोल आपका रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो उसको भी स्टेट कंसिडर कर दिया जाता है। अब डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसे रहेगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उसके चेयरपर्सन या उसके एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयमेंट के अंदर गवर्नमेंट का कुछ भी रोल है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल। मीन्स कुछ कंट्रोल है गवर्नमेंट का उस ऑर्गेनाइजेशन पे, इसलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी यहाँ पे स्टेट कंसिडर कर दिया जाता है। देन कोई भी ऐसी बॉडी जिसका फंडिंग सोर्स ही स्टेट है, तो ऑब्वियस ही बात है उसको तो स्टेट कंसिडर किया ही जाएगा। देन फंक्शनल करेक्टर स्टेट है, मींस उस ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो चल रही है गवर्नमेंट के जरिए, तो उसको भी स्टेट कंसिडर कर दिया जाता है। प्लेनरी कंट्रोल स्टेट का है, तो स्टेट का कंट्रोल आ जा रहा है तो स्टेट ही कंसिडर करेंगे उसको भी। देन प्रायर हिस्ट्री ऑफ सेम एक्टिविटी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बॉडी ऐसी एक्टिविटी कर रही है, ऐसा काम कर रही है जो स्टेट ऑलरेडी कर चुकी है, तो उनको भी स्टेट कंसिडर कर दिया जाएगा। देन सम अथॉरिटी और कमांड ऑफ स्टेट, तो अगर उस बॉडी पे या उस ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी अथॉरिटी या कमांड स्टेट की है, तो उसको हम यहाँ पे स्टेट कंसिडर कर देंगे। तो ये चीजें आपने ऑलरेडी आर्टिकल 12 में कवर की हैं, जो कि यहाँ आर्टिकल 36 पे भी एप्लीकेबल होती हैं। तो ये चीजें आपको समझ आ गई हैं। देन आर्टिकल 37, अब आर्टिकल 37 में एप्लीकेशन दी गई है उन सभी प्रिंसिपल्स की जो कि इस पार्ट के अंदर दिए गए हैं। कुछ फीचर्स इस पार्ट से रिलेटेड, कैरेक्टरिस्टिक्स इस पार्ट से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको मेंशन कहाँ पे है, आर्टिकल 37 में। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, ये कहाँ पे लिखा गया है, हमें कहाँ से पता चल रहा है? तो हमें कहाँ से पता चल रहा है, ये आर्टिकल 37 से। ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। देन नेक्स्ट इज अमेंडमेंट्स। तो अभी तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 4 बार अमेंडमेंट्स की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका आपको पता होना चाहिए। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 4 आर्टिकल्स जो हैं वो ऐड किए गए थे डीपीएसपी में। कौन कौन से? आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A। आफ्टर दैट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आर्टिकल 38 ऐड किया गया। आफ्टर दैट 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आर्टिकल 45 ऐड किया गया। एंड फाइनली 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आर्टिकल 43B ऐड किया गया। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होगी होंगी। द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। देखिए एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्लासिफाई नहीं किया गया, बट फिर भी इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एज पर देयर नेचर, एज पर देयर रोल 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। वो कौन कौन से? पहला जाता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल में वो सेट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जो कि सोशल वेलफेयर को अचीव करने की बात करते हैं, लाइक एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड ऑल दैट। अब इसमें कवर हो जाते हैं आपके आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47 का फर्स्ट पार्ट। देन नेक्स्ट इज गांधीयन प्रिंसिपल्स। अब गांधीयन प्रिंसिपल्स में वो सेट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जो कि गांधी जी की विजन की बात करते हैं ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट एंड उसको कैसे अचीव किया जाएगा, लाइक कॉटेज इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना, विलेज पंचायत को एम्पावर करना एंड ऑल दैट। तो इसमें आ जाते हैं आपके आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 का सेकंड पार्ट एंड आर्टिकल 48। देन नेक्स्ट इज वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स, और इनको बोला जाता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब इसमें वो सेट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ जाएंगे जो कि लिबरलिज्म की बात करते हैं, लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, रिस्पेक्टिंग इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एंड ऑल दैट। अब इसमें कवर होते हैं आपके आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड आर्टिकल 51। अब हर एक टाइप ऑफ प्रिंसिपल पे हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे एंड उसको डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड गाइज अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है आपका, तो आप डायरेक्टली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।